से ये टाइम रखा गया है। खैर हम दोहरा देंगे किसी वाक्य को। देखिए ये जो हमारे पास समीकरण आई है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं मेरे पास में यहाँ पर मान लीजिए पी और वी के अलावा, पी या वी में से कोई एक चीज नहीं हो, इसके अलावा मेरे पास में या तो मान लीजिए आप टी का मान हो, पी और टी का मान उपलब्ध हो, या वी और टी का मान उपलब्ध हो, तब ऐसी स्थिति में इस समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं, सबसे पहले मैं पी और टी के रूप में इसको लिखने का प्रयास करूंगा। जब भी हम इस समीकरण को पी और टी के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें यहाँ से वी को गायब करना है, और अगर वी और टी के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें यहाँ से पी को गायब करना। हम सब जानते हैं कि अवस्था समीकरण जो है, रुदोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। रुदोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण जो होता है वो क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है पीवी बराबर म्यू आर टी। गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है बच्चों, पीवी बराबर म्यू आर टी। अगर इस समीकरण से हम v का मान निकालें, अगर इस समीकरण से हम v का मान निकालें तो v का मान हमारे पास में आएगा म्यू आर टी इज इक्वल टू म्यू आर टी, v इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन p। पीवी बराबर म्यू आर टी, सो v इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन p। हमारे पास में गैस का समीकरण है पीवी बराबर म्यू आर टी, और यहां से हमने v का मान निकाल लिया है v बराबर म्यू आर टी अपॉन p। ये मान जो है वो हम समीकरण नंबर 1 में अगर हम रख दें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। हम v का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो p के स्थान पर तो p है, देखिए p के स्थान पर तो मैंने p लिख दिया है, और v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, म्यू आर टी अपॉन p की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने v के स्थान पर क्या लिख दिया, म्यू आर टी अपॉन p पावर गामा एज इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को खोल देंगे। तो देखिए ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, p हमारे पास में ऑलरेडी है, ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम, p ऑलरेडी है, म्यू की पावर गामा, r की पावर गामा, t की पावर गामा और p की पावर गामा। ये जो गामा पावर है वो सभी पर अप्लाई हो गई, म्यू की पावर गामा, r की पावर गामा, t की पावर गामा और p की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से अगर इस p की पावर गामा को मैं ऊपर ले जाऊं और ये दोनों राशियां यानी म्यू की पावर गामा और r की पावर गामा को मैं नीचे ले आऊं तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा। अगर मैं यहां से म्यू की पावर गामा और r की पावर गामा को राइट साइड में ले आऊं और p की पावर गामा को ऊपर ले जाऊं, अंश में ले जाऊं, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं हम। हमारे पास में बच्चों आ जाएगा p की पावर 1 तो ऑलरेडी है, p की पावर कुछ नहीं दी हुई तो उसको 1 मान सकते हैं, और ये देखिए p की पावर गामा ऊपर चला गया तो हो गया माइनस का गामा, क्योंकि अंश की राशि को हर में ले जाने पर या हर की राशि को अंश में ले जाने पर जो घातीय चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो p की पावर गामा और p की पावर p की पावर 1, p की पावर माइनस गामा, ये ऊपर जाकर p की पावर माइनस गामा हो गया। t की पावर गामा ये ऑलरेडी हमारे पास में है, देखिए t की पावर गामा ये हमारे पास में ऑलरेडी है। अब दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आ गया, कांस्टेंट अपॉन म्यू की पावर गामा इंटू r की पावर गामा। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या आ गया, कांस्टेंट अपॉन म्यू की पावर गामा इंटू r की पावर गामा। देखिए म्यू और r दोनों कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट में किसी दूसरे कांस्टेंट का भाग दोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको हम हिंदी में स्थिरांक लिख देते हैं। मान लीजिए ये भी स्थिरांक है, ऊपर जो था वो भी स्थिरांक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये एक अलग स्थिरांक था, ये अलग स्थिरांक है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें p की, अगर मैं p इंटू p की बात करूं तो दोनों का आधार समान है, इनकी घातें क्या होंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। दोनों का आधार जो है वो समान है, इसलिए इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इनकी घातों को अपन जोड़ देते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। इनकी घातों को हम जोड़ रहे हैं, p की पावर 1 माइनस गामा
इंटू टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू स्थिरांक। तो ये एक ऐसा समीकरण है जो पी और टी के रूप में है। ठीक है, ये कैसा समीकरण है? पी और टी के रूप में है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि एक नया अवस्था समीकरण आ गया तो पुराना वाला काम का नहीं है। ये अलग अलग तरह के अवस्था समीकरण है जो रुद्धोष्म के रूप में तो है ही। म्यू आर टी तो ये तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन स्पेशली रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए पी की पावर 1 माइनस गामा तो स्थिरांक वी की पावर गामा इज इक्वल टू स्थिरांक। तो ये जो तीनों समीकरण हैं, ये तीनों समीकरण ही रुद्धोष्म प्रक्रम में लिए जा सकते हैं। ये तो सभी प्रक्रमों के लिए काम में लिया जा सकता है, चाहे वो रुद्धोष्म हो, समतापी हो, सभी प्रक्रमों के लिए ये गैसीय अवस्था है। पी वी की है, इसको हमने समीकरण को देखा पी और वी, इस समीकरण को हमने देखा पी और वी के रूप में, फिर हमने देखा पी और टी के रूप में। अब हम देखेंगे समीकरण को वी और टी के रूप में। पी को गायब करना पड़ेगा। समीकरण में जो हम मान देख रहे हैं, आया एक बार हमने इसका मान पी वी की पावर गामा के रूप में देखा। एक समीकरण, आवाज मैं दो दो बार दोहरा रहा हूं वाक्य, मैं वाक्य को दो दो बार दोहरा रहा हूं, रिप्लाई करें। दो बार में भी समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, रिप्लाई करें। दो बार में भी आपको समझने में दिक्कत आ रही समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, हाँ सर का मीनिंग क्या है, हाँ सर, दो बार में भी समझ में नहीं आ रही है, ये है सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, आप लिख रहे हो उससे समझ में आ रहा है। मत मैं तो, जो बच्चे थोड़े से आउट एरिया में हैं वहां पर हो सकता है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही होगी, ग्रामीण इलाका होती है। खैर, वापस से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास समीकरण थी पी वी की पावर गामा इज इक्वल पी टू और गामा इज इक्वल, आगे सॉल्व करूंगा, देखते हैं इस समीकरण आगे सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आएगा। मैं थोड़ा सा छत पे भी चला जाता हूँ अभी कमर्दी की वजह से, अभी मैं चला है वो होल्ड पे रखिए। हो सकता है छत सर्दी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो किया जा सकता है। एक मिनट के लिए होल्ड पे रखिए, एक मिनट के लिए।
हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। तो अब हम बात करते हैं अंकित। अंकित, आवाज आ रही है बेटा? कट के तो नहीं आ रही है अब? नहीं सर, आ रही है। ठीक है, सही तो आ रही है अब हम सर। बात करते हैं आगे की। तो हमने बच्चों समीकरण में देखा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास में आया था। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास में जो मान है, हमने एक समीकरण देखा था पी वी बराबर म्यू आर टी। यहां पर अगर हम पी वी बराबर म्यू आर टी, पी वी बराबर म्यू आर टी की अगर हम बात करें तो यहां से अगर मैं वी पी का मान निकाल करके इस समीकरण में रख दूं तो पी का जो मान है वो हमारे पास में आएगा म्यू आर टी अपॉन वी। पी का मान क्या आ गया हमारे पास में? म्यू आर टी अपॉन वी। ये जो मान है ये समीकरण में रख दीजिए। इस समीकरण में हम रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पी की जगह म्यू आर टी अपॉन वी। वी की पावर गामा ऑलरेडी है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास में मान आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर करेंगे बच्चों इस समीकरण में पक्षांतरण। देखते हैं पक्षांतरण करने पर क्या आ रहा है हमारे पास में। ये जो v की पावर 1 है इसको ऊपर ले जाइए तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा v की पावर गामा तो ऑलरेडी है, v की पावर -1, एक आ जाएगा t, दूसरी तरफ हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन म्यू आर। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो v की पावर दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। v की पावर गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में एक और समीकरण आ गया है। ये भी रुदोष्म प्रक्रम का ही समीकरण है। ये भी समीकरण जो है वो किसका समीकरण है? रुदोष्म प्रक्रम का ही समीकरण है। तो रुदोष्म प्रक्रम का जो समीकरण है हमारे पास में बच्चों, वो 3 समीकरण हमारे पास में आ गए हैं। और 3 समीकरणों में से जो पहला समीकरण हमारे पास में था वो था पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट। दूसरा जो समीकरण था हमारे पास में वो था पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और तीसरा समीकरण हमारे पास में जो था वो था v की 1 इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इन तीनों समीकरणों की खास बात क्या है? समीकरणों में ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ये अलग अलग हैं। लिखने के लिए तो हम इनको नियतांक ही लिखेंगे। जैसे उमेश के बारे में कहा जाए कि ये कौन है तो हम कहेंगे एक छात्र है। अंकित के बारे में कहा जाए तो हम ये कहेंगे ये भी एक छात्र है। भावेश के बारे में पूछा जाए तो हम कहेंगे ये भी एक छात्र है। आप सभी जो है वो छात्र की श्रेणी में आते हैं, और चूंकि आप सभी छात्र की श्रेणी में आते हैं इसलिए सभी के लिए छात्र उपयोग में लिया जाएगा। लेकिन आप सभी अलग अलग छात्र हैं। आप सभी क्या है बच्चों? अलग अलग छात्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों, जैसे हम ये कह रहे हैं कि तीनों के लिए शब्द एक ही काम में लिया जा रहा है, लेकिन तीनों की जो क्वालिटीज हैं, तीनों की जो हाइट है, तीनों के पढ़ने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीनों जगह हमने कांस्टेंट काम में लिया है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब तीनों जगह अलग अलग है, इन कांस्टेंट का मान तीनों जगह अलग अलग है। अब हम देखेंगे रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। देखिए, मान लीजिए कि एक निकाय है, गैसीय निकाय है, वो प्रारंभिक अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में पहुंच जाता है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए जो कार्य इस पर किया जाएगा उस कार्य का मान हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? देखो, इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक निकाय है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना, और इस गैस के एक भाग को आपने उष्मा दे दी और उष्मा देकर के इसको छोड़ दिया। तो क्या होगा? उष्मा देकर के छोड़ने पर अगर मैं इस निकाय को बाहरी तौर पर किसी ऐसे आवरण से ढक दूं जिसकी वजह से उष्मा का बाहर आदान प्रदान नहीं हो, परिवेश को आदान प्रदान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो निकाय है इसके विभिन्न अणुओं के मध्य उष्मा का स्थानांतरण होगा और इसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर
गति करेगी, निकाय से परिवेश में नहीं जाएगी, लेकिन निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में गति करेगी। इससे होगा क्या कि निकाय के एक भाग का जो ताप है वो कम होगा और दूसरे भाग का जो ताप है वो बढ़ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निकाय के ताप में परिवर्तन होगा, निकाय के दाब में परिवर्तन होगा, और किन्हीं परिस्थितियों में निकाय के आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों जो मैंने अभी उदाहरण लिया था उसमें नहीं होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का मान हमें निकालना है। जब मैं कह रहा हूं कि अवस्था P1 V1 T1 से P2 V2 T2 के रूप में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने P1 V1 T1 और P2 V2 T2 कोई समीकरण लिखा है। समीकरण नहीं है, इसका मतलब यह है कि P1 का मान बदल करके P2 हो गया है, V1 का मान बदल करके V2 हो गया है, और T1 का मान बदल करके T2 हो गया है। दूसरी बात है कि P1 का मान बदल करके जब P2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P2 हमेशा P1 से बड़ा होगा, या V1 का मान बदल करके V2 हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि V2 का मान हमेशा V1 से बड़ा होगा, या T2 का मान T1 से बड़ा होगा। P2 T2 V2 में से कुछ के मान उनके समकक्षी जो चर हैं उनसे कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि जैसे हो सकता है कि P2 का मान P1 से ज्यादा हो लेकिन V2 का मान V1 से कम हो सकता है कि T1 का मान T2 से ज्यादा हो लेकिन P2 का मान P1 से कम हो। तो मतलब ये जो परिवर्तन है वो कैसा भी हो सकता है, पर अगर हम कार्य का मान निकालना चाहें तो हम सब जानते हैं कार्य W बराबर होता है P dV का इंटीग्रेशन V1 से V2। वही बात कि अगर P कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें इसका ऐसा मान रखना होगा जो V पर निर्भर करता हो, क्योंकि तभी हम समाकलन कर पाएंगे। तो हमें पता है कि P1 V1 T1 से अवस्था P2 V2 T2 में चेंज हुई है। इसका मतलब ना तो P कांस्टेंट है ना ही V कांस्टेंट है, तो हम P को बाहर नहीं निकाल सकते। तब क्या करें, हमारे पास में अवस्था समीकरण है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसको थोड़ी सी देर के लिए हम K मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर के हमने क्या मान लिया K, क्योंकि इसका कोई ना कोई नाम तो हमें देना पड़ेगा। यहां से अगर मैं P का मान निकालना चाहूं तो P का मान हमारे पास में हो जाएगा K अपॉन V की पावर गामा, K अपॉन V की पावर गामा। ये जो मान हमारे पास में P का आया है बच्चों वो यहां पर रख दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन V1 से V2 K अपॉन V की पावर गामा इंटू DV। अब देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमने पहले जो पिछले समतापीय प्रक्रम वाले भाग में समाकलन किया था तब हमारे पास में आ रहा था 1/v इंटू डी, और इसका इंटीग्रेशन हमने किया था। जब भी जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा फिर से, जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो यानी कि v के सापेक्ष हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो v की पावर अगर -1 है, v की पावर क्या है, -1। -1 कैसे पता चलेगा -1 है या कुछ और है, तो जो v के पद हैं उसमें से v को ऊपर ले जाओ यानी अंश में रखो हमेशा, तो यहाँ से v को अंश में लेके गए तो v की पावर क्या हो गई, -1। तो इसका जो समाकलन है वो होगा log v। लेकिन यदि v की पावर -1 नहीं है, यदि v की पावर -1 नहीं है, -1 के अलावा कुछ भी है, तो इसके लिए आपको एलजेब्रिक समाकलन वाला सूत्र काम में लेना पड़ेगा, यानी x की पावर n वाला जो सूत्र है वो आपको काम में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, v को अंश में ले जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से v को अंश में ले जाते हैं, k कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, v1 से v2, और ये v को अंश में ले गए, माइनस की गामा पावर हो गई, dv हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अगर हम इसकी तुलना करें तो x के स्थान पर यहाँ पर v है और के n के स्थान पर यहाँ पर माइनस का गामा है, तो हम रख देते हैं। ये देखिए w इज इक्वल टू k, ठीक है, समाकलन किया, समाकलन में x के स्थान पर आ गया v, n के स्थान पर माइनस गामा +1, माइनस गामा +1, और नीचे भी माइनस गामा +1 हो गया, ठीक है। और यहां पर ये होगी स्थिति v1 से v2 तक, v1 से v2 तक। ये माइनस गामा +1 को बाहर निकाल लीजिए, w इज इक्वल हो जाएगा k, माइनस गामा +1 को आप 1 माइनस गामा भी लिख सकते हो। ऐसे ही अंदर भी हमारे पास में क्या रह जाएगा, v की पावर 1 माइनस गामा, और यहां पर भी हमें क्या करना है, v1 से
V2। एक बार उच्च सीमा रखनी है और एक बार निम्न सीमा रखनी है। तो हम यहाँ पर एक बार उच्च सीमा रखेंगे और एक बार निम्न सीमा रखेंगे। देखते हैं हमारे पास में क्या आ रहा है। हमारे पास में जो मान है उसमें से एक बार हमने ये रख दिया W इज इक्वल टू K अपॉन 1 माइनस गामा। ये V की जगह एक बार हमने रख दिया V2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। हमने एक बार V2 रख दिया और एक बार V1 रख दिया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर मान आ गए हैं V2 और V1 के। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से इस K को अंदर लेकर के चला जाऊं, इस K को अंदर लेकर के चला जाऊं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो K है इसको मैं अंदर लिख रहा हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर K इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा माइनस K इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास में समीकरण क्या थी? हमारे पास समीकरण थी P V की पावर गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, अगर मैं एक सिचुएशन लूं तो एक सिचुएशन में इसका मान P1 V1 की पावर गामा आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, और दूसरी सिचुएशन में इसका मान P2 V2 की पावर गामा इंटू K आएगा। तो हम यहाँ पर K के दो मान रखेंगे। फर्स्ट वाले में ये वाला मान रखेंगे और सेकंड वाले में ये वाला मान रखेंगे। यानी K जो V2 के साथ में गुणा है वहां पर हम K के स्थान पर P2 V2 की पावर गामा लिखेंगे, और K जो V1 के साथ में गुणा है उसके स्थान पर हम P1 V1 की पावर गामा लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। लेकिन K के दोनों मान आप रख सकते हो क्योंकि K P V की पावर गामा जो है, हाँ अमन बोलो बेटा। सर उसमें तो ये माइनस गामा प्लस 1 है सर। माइनस गामा प्लस 1 एक ही बात है ना बेटा, गणित में है तू के बायोलॉजी में है बेटा? ये तो सवाल ही बेटा निरर्थक हो गया। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर मान लो आपके पास में लिखा हुआ हो माइनस का x प्लस का y, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो आप बिना चिन्ह को परिवर्तन किए इनकी जगह को चेंज कर सकते हो, इनके स्थान को चेंज कर सकते हो। पक्षांतरण नहीं कर सकते, पक्षांतरण नहीं कर सकते हम, पर बिना जगह को चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, इनका स्थान चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट में लिखूं इनको वापस से, तो मैं y को पहले लिख सकता हूं, पर इसके आगे हमेशा मेरे को प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा, और x को मैं बाद में लिख सकता हूं, इसके आगे मुझे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई को आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हो। जैसे माइनस 1 प्लस 2, इसका मान कितना आएगा बताओ मुझे? 1 आएगा, एक ठीक है। अब अगर इसकी जगह मैं 2 माइनस 1 लिखता तो एक तो भी एक ही आता। तो देखो मैंने 2 को पहले लिख दिया और 1 को मैंने बाद में लिख दिया, बस उनका चिन्ह चेंज नहीं किया। तो जब आप एक ही जगह पर, यानी एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो राइट साइड में, बिना चिन्ह में चेंज किए उनके पदों का क्रम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया है, पहले था माइनस गामा फिर प्लस 1 था, मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, 1 को मैंने पहले लिख दिया और माइनस गामा को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्लियर है अमन? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हम इससे। तो हमें क्या करना है बच्चों, K का मान रखना है, एक जगह हम रखेंगे P2 V2 की पावर गामा और एक जगह हम रखेंगे P1 V1 की पावर गामा। और हम एक ही समीकरण में K के दो मान रख सकते हैं क्योंकि K के दो मान है, एक ही समीकरण में K के दो मान रख सकते हैं क्योंकि K के दो मान है। मान लीजिए कि मेरा नाम जो है वो अमीन है और मेरा एक नाम सुनील भी है, तो कुछ लोग एक ही विद्यालय में मुझे अमीन नाम से भी पुकार सकते हैं और सुनील नाम से भी पुकार सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे दो नाम है। अगर मेरा एक ही नाम होता और कोई मुझे सुनील नाम से पुकारता तो मैं उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पर के जो है वो दो मान है, तो हम दोनों जो मान है वो दोनों मान यहाँ पर रखेंगे। एक जगह हम P2 V2 का मान रखेंगे और एक जगह हम P2 P1 V1 वाला जो फॉर्म है वो रखेंगे। तो मैं पहले वाला जो के है उसकी जगह लिख रहा हूं, ये इज इक्वल टू, मैंने W, ये W इज इक्वल टू के, पहला वाला जो के है इसके स्थान पर हम लिखेंगे P2 V2 की पावर गामा। ये तो हो गया के का मान। 1/1 अब माइनस गामा जो V2 का मान है V2 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब जो दूसरा पद है, जो दूसरी साइड है, उसमें हम लिखेंगे, हमारे पास में जो दूसरा पद था वो कुछ इस प्रकार से था, माइनस का के V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो यहां पर के की जगह माइनस का चिन्ह, तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। के स्थान पर हो गया P1 V1 की पावर गामा, और ये जो V1 की पावर 1 माइनस गामा है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके अलावा इनके भागफल में एक राशि और है और वो है 1 माइनस गामा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये V2 और ये V2 आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी। इधर ये V1 और ये V1 आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे। तो दोनों में आप ध्यान से देखोगे, चाहे V2 V2 की घात देखो, चाहे V1 V1 की घाते देखो, घाते सेम है। तो एक बार मैं घाते अलग से जोड़ के देख लेता हूं। तो पहले V2 की घात है गामा और दूसरे V2 की घात क्या है, 1 माइनस गामा। पहला V2 की घात तो है गामा और गामा से गामा कट गया तो 1 रह गया हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में 1 रह गया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, W इज इक्वल टू P2 तो ऑलरेडी V2, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास में आ जाएगा माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट वाले भाग में के का मान P2 V2 क्यों रखा और सेकंड वाले में के का मान P1 V1 क्यों रखा, जिससे हम आधार को समान करके घाते जोड़ सके और समीकरण को सरल रूप में प्राप्त कर सके। तो ये समीकरण को सरल रूप में प्राप्त करने का एक तरीका है। अभी हम यहाँ पर ये जो समीकरण हमारे पास में आई है, इस समीकरण में हम और भी चीजें चेंज करेंगे। एक गैस समीकरण हमने पढ़ा था, पीवी बराबर म्यू आर टी, पीवी बराबर म्यू आर टी। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं P1 V1 बराबर म्यू आर T1, और सेकंड सिचुएशन के लिए लिख सकता हूं P2 V2 बराबर म्यू आर T2। तो मैं P2 V2 की जगह तो लिखूंगा म्यू आर T2 और P1 V1 की जगह लिखूंगा म्यू आर T1। तो देखिए हम यहां पर चेंज कर देते हैं, ये मैं मान रख रहा हूं W बराबर P2 V2 की जगह म्यू आर T2 माइनस दूसरा जो P1 V1 है उसकी जगह म्यू आर T1, और जो हर में राशि है वो एज इट इज रह जाएगी, ये हर में जो राशि है वो एज इट इज रह जाएगी, ठीक, अपॉन 1 माइनस गामा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में से म्यू आर कॉमन आ रहा है, म्यू आर कॉमन बचा क्या, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ -1 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, -1 कॉमन लेते ही जो माइनस की राशि है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो प्लस की राशि है वो माइनस में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, देखो W बराबर माइनस कॉमन लिया, म्यू आर ऑलरेडी है, जो T2 प्लस का है वो तो हो गया माइनस का T2, और जो T1 माइनस का है वो हो गया प्लस का T1, T1 माइनस T2, और नीचे भी क्या हो जाएगा गामा माइनस 1, और ये माइनस कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कट गया, आपके पास में क्या बच गया, आपके पास में जो मान है वो बच गया है यहाँ पर W बराबर म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे परिवर्तन हमने करे क्यों, के का मान रखा, फिर हमने P1 V1 का मान रखा, P2 V2 का मान रखा। देखो किसी भी समीकरण को जब सॉल्व किया जाता है तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य कि उस समीकरण का सरलतम रूप हमें प्राप्त हो, और दूसरा उद्देश्य कि उस समीकरण के का अगर कोई ऐसा रूप प्राप्त हो सके जिसमें कम से कम चर राशियां हो, यानी बदलने वाली राशियां कम से कम हो, तो समीकरण से मान ज्ञात करना आसान होता है। तो हमने शुरुआत में देखा कि हमारे पास में जो समीकरण थी
उस समीकरण में हमारे पास में क्या था, हमारे पास समीकरण जो आई शुरुआत में वो आई थी k अपॉन 1 माइनस गामा v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रूप था क्योंकि पावर इसमें दी हुई थी, तो हमने कोशिश की कि पावर हट जावे, तो इस वजह से हमने क्या किया, k के दो मान रख दिए। फिर हमारे पास जो समीकरण आई, उस समीकरण में हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था P2 V2 माइनस P1 V1। यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल थे, हमने प्रयास किया कि कैसे भी करके एक वेरिएबल में चेंज हो जाए, तो हमने इसको एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो समीकरण हमारे पास में आ गई म्यू आर T2 माइनस T1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा। फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों कॉमन ले लिया, अब तो एक वेरिएबल आ गया, अब क्या दिक्कत है। देखिए आगे जब आप पढ़ोगे कार्नो इंजन के बारे में और चक्रीय प्रक्रम के बारे में, तो आप दो चीजों के बारे में इसमें पढ़ोगे, एक तो ऊष्मा इंजन और एक प्रशीतक के बारे में। और उसमें आप ये देखोगे कि जो ऊष्मा स्रोत है उसका ताप माना जाता है T1 और जो सिंक है उसका ताप माना जाता है T2। सिंक वो चीज होती है जिसको ताप दिया जाता है, यानी ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। जैसे हम घर में सिंक में क्या करते हैं, बचा हुआ जो कचरा है, पानी है, वो सारा सिंक में डालते हैं। सिंक यानी वॉश बेसिन जिसको कहते हो आप, एक तरीके से वो सिंक ही होता है। बर्तन धोने का जो एरिया है उसको भी हम सिंक कहते हैं। तो उसमें हम बचा हुआ जो खराब चीज है वो उसमें डाल देते हैं। तो T1 क्या है हमारे लिए, ऊष्मा स्रोत का ताप होगा, और T2 जो होगा वो सिंक का ताप होगा, प्रशीतक में भी और ऊष्मा इंजन में भी। और जो ऊष्मा स्रोत होता है उसका ताप हमेशा ज्यादा होता है और सिंक का ताप हमेशा कम लिया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि T1 ऑलवेज ज्यादा आएगा, T2 हमेशा कम आएगा। जिन हृदोष्म प्रक्रमों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे उनमें हमेशा नहीं आएगा, मतलब ज्यादातर में ये T1 का मान ज्यादा आएगा और T2 का मान कम आएगा। अगर मैं T2 माइनस T1 रखता तो मुझे कम में ज्यादा घटाना पड़ता है, नहीं नेगेटिव माना जाता। इस वजह से हमने क्या किया है कि इसको उल्टा कर दिया, T1 माइनस T2 कर दिया, कि हमेशा T1 यानी ज्यादा ताप में से T2 यानी कम ताप को घटा जाएगा। तो इस वजह से ये उल्टा किया गया है, ठीक है बच्चों। और अगर इसकी जगह कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ये काम में लूंगा म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है भैया ये काम में ले लो, ये भी सही है। कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ये काम में नहीं लूंगा, मेरे को तो वो जो समीकरण आपने पहले निकाली थी ना, वो समीकरण P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा ये अच्छी लग रही थी, तो ये काम में ले लो। कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो वो जो समीकरण आई थी हमारे पास में K अपॉन 1 माइनस गामा, K अपॉन 1 माइनस गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये काम में लेना चाहता हूं, ये भी काम में ले सकता है। तो ये समीकरण और P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, और लास्ट में जो हमने निकाली म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा, ये तीनों समीकरण वैलिड है। किसी परिस्थिति में हम ये समीकरण काम में ले सकते हैं, तो किसी परिस्थिति में P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा वाली समीकरण काम में ले सकते हैं, और किसी परिस्थिति में हम म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन V1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1 वाले समीकरण हम काम में ले सकते हैं। तो ये तीनों समीकरणें ही रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य को बताती हैं। बस इन तीनों समीकरणों में जो अंतर है वो मूलभूत रूप से दो अंतर है, एक तो इनकी सरलता और कठिनता का अंतर है, और दूसरा अंतर इसमें चरों का है, ठीक है। चर राशियां जो है वो चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी इसको वापस से समझ लेते हैं। देखिए किया गया कार्य W बराबर होता है PdV। अगर हम उष्मागतिक अवस्था समीकरण जो है रुद्धोष्म प्रक्रम की PV की पावर गामा इज इक्वल टू K में हमने स्थिरांक को जो K मान लिया है, वहां पर अगर मैं P का मान रखना चाहूं तो P का मान आएगा K अपॉन V की पावर गामा, ये हमने समीकरण में रख दिया है। अगर मैं यहाँ से K को बाहर निकाल लूं और V को ऊपर ले जाऊं तो V की पावर गामा dV हो जाएगा हमारे पास में समाकलन में। इसका समाकलन x की पावर n dx का जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 उससे कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस में c दिया हुआ है, प्लस में c तब काम में लेते हैं जब इसकी लिमिट नहीं दी हुई होती है। चूंकि लिमिट दी हुई है इसलिए प्लस c काम में नहीं लेंगे। तो इस सूत्र से अगर हम करेंगे तो x की जगह v आ जाएगा और n की जगह गामा आ जाएगा। तो देखो x की जगह v आ गया है और n की जगह गामा आ गया है। हमारे पास में आ गया k v की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस गामा जो नीचे है उसको हमने बाहर निकाल लिया है, और ऊपर जो है v की पावर माइनस गामा प्लस 1 लिख दीजिए, या 1 माइनस गामा लिख दीजिए, एक ही बात है।
यहाँ पर एक बार हमने उच्च सीमा रखी तो V2 आ गया और निम्न सीमा रखी तो V1 आ गया, यानी समीकरण हमारे पास में बन गया है के 1 माइनस गामा V2 की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। माइनस गामा प्लस 1 लिखो चाहे 1 माइनस गामा लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर हम रुद्धोष्म अवस्था समीकरण जो है P1 PV की पावर गामा PV की पावर गामा इज इक्वल टू के, इससे हम के दो मान निकाल रहे हैं, एक P1 V1 की पावर गामा और एक P2 V2 की पावर गामा। ये के दोनों मान इस समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट वाले में P2 V2 वाला रख दीजिए और सेकंड वाले में P1 V1 वाला रख दीजिए। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे V2 और V2 दोनों के आधार समान है और यहाँ पर भी V1 और V1 दोनों के आधार समान है। इस समीकरण में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और V2 की घात हो जाएगी गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा घट गया 1 आ गया। अगर आप इसको लिखते गामा प्लस 1 माइनस गामा तो भी गामा से गामा घटता 1 ही आता आपके पास में, तो हमारे पास समीकरण जो है वो कुछ इस रूप में आ जाएगी। ऊपर हो जाएगा हमारे पास में W बराबर 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 या 1 माइनस गामा, एक ही बात है। P2 V2 माइनस P1 V1। अब P2 V2 और P1 V1 में P2 V2 का मान म्यू RT रख दीजिए। कुछ लोग म्यू की जगह n काम में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे काम में लिया तो nRT भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर n का मतलब भी मोल मात्रा है और म्यू का मतलब भी मोल मात्रा है, ठीक है। ये हम रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, या इसकी जगह लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1। तो ऊपर हमने nr कॉमन ले लिया, ऊपर आ गया T2 माइनस T1, नीचे आ गया माइनस गामा प्लस 1। ऊपर और नीचे दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लेकर काट दें तो समीकरण आ जाएगा W बराबर nr की जगह म्यू r भी लिख सकते हो, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अब अगर हम रुद्धोष्म अवस्था समीकरण की बात करें तो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण जो है हमारे पास में वो आया था सॉरी, वो हमारे पास में था PV की पावर गामा इज इक्वल टू के, यानी P इज इक्वल टू के अपॉन V की पावर गामा। समतापीय प्रक्रम में हमारे पास में समीकरण आया था P बराबर स्थिरांक अपॉन V और यहां पर आ रहा है V की पावर गामा। तो देखो जब भी V की पावर हमें दी हुई हो और V की पावर जो दी हुई है अगर वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका जो ढलान है वो ज्यादा होगा और अगर 1 से कम है तो ढलान कम होगा। इसलिए आप देखो समतापीय प्रक्रम में एक रेखा बनाई है और रुद्धोष्म प्रक्रम में जो रेखा बनाई है उसका ढलान ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों बनाया है? क्योंकि नॉर्मली जो गामा है उसका मान 1 से ज्यादा आता है, गैसों के लिए 1 से ज्यादा आता है, हमेशा नहीं आता है, नॉर्मली ज्यादा आता है, इसलिए इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाया हुआ है। अब देखो एक समीकरण हमारे पास में है P V की पावर गामा इज इक्वल टू के। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो अवकलन करने का तरीका क्या है? D P V की पावर गामा इज इक्वल टू D के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। इस तरफ हम अवकलन करेंगे तो P को कांस्टेंट माना, V का अवकलन, फिर V को कांस्टेंट माना, P का अवकलन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से एक को दूसरी तरफ ले जाओ, जैसे मान लो मैं इसको दूसरी तरफ लेके चला गया, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा, या इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, हम पहले अवकलन कर लेते हैं फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे। P की जगह तो P है, V की पावर गामा का अवकलन होता है जैसे x की पावर n का अवकलन जो होता है वो होता है n x n माइनस 1। तो ऐसे V की पावर गामा का अवकलन हम करेंगे तो गामा आगे आ जाएगा, ये गामा आगे आ गया और ये हो गया V की पावर गामा माइनस 1 dV, ठीक है, dV। और इस तरीके से ये जो दूसरी राशि है इसको दूसरी तरफ ले गया मैं तो ये हो गया V की पावर गामा माइनस में, ठीक है, V की पावर गामा और इंटू dP। अब आप क्या करेंगे? यहां से हम ये जो dP है इसको इसी तरफ रहने देते हैं और dV को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये dV को हम इस तरफ ले जाएंगे और माइनस V की पावर गामा को हम इस तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास में देखो P तो ऑलरेडी है, गामा ऑलरेडी है, V की पावर गामा माइनस 1 ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है और इसकी जगह हमारे पास में ये V की पावर गामा जो है वो नीचे आ गया माइनस में, इस तरफ आपके पास में हो गया dP और dV नीचे आ गया तो dP अपॉन dV, ये आ गया हमारे पास में ढाल, ठीक है। तो ये ढाल हमारे पास में आ गया है इस समीकरण का। अब अगर मैं यहां से V की पावर गामा को V की पावर गामा माइनस 1 को नीचे ले जाऊं तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा, देखिए माइनस ऑलरेडी है, गामा ऑलरेडी है,
P ऑलरेडी है, नीचे V की पावर गामा है, और ये नीचे चला गया, इसका चिन्ह चेंज हो गया, तो ये हो गया V की पावर माइनस का गामा -1। पहले प्लस का गामा -1 था, माइनस का गामा -1 हो गया, और इस तरफ आपके पास में आ गया dp अपॉन dv। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, आधार समान है, ये भी v है और ये भी v है, घाते जोड़ देते हैं, तो एक की घात तो है गामा और दूसरे की है माइनस का गामा -1। ब्रैकेट को खोलते हैं तो गामा माइनस गामा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, गामा से गामा कट गया तो ओनली 1 रह गया, यानी आपके पास में जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का गामा p अपॉन v इज इक्वल्स टू dp अपॉन dv। जबकि समतापीय प्रक्रम जो था उसमें हमारे पास में जो मान आ रहा था वो आ रहा था dp अपॉन dv का, हमने निकाला था dp अपॉन dv बराबर p अपॉन v, ये भी माइनस में, तो देखो दोनों का ढाल तो माइनस में, लेकिन एक में आ रहा था p अपॉन v और एक में p अपॉन v को गामा से गुणा किया। अब मान लो p अपॉन v का जो मान है वो 2 है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, p अपॉन v का जो मान है वो क्या है, 2 है। अब अगर दूसरे में p अपॉन v को गामा से गुणा करें तो ये जाएगा 2 गामा, और अगर गामा का मान 1 से बड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए 1.5 हुआ, सपोज नॉर्मली बड़ा आता है, तो 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3, यानी कि इसका ढाल ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो रुदोष्म प्रक्रम होता है उसमें पीवी वक्र का जो ढाल होता है वो समतापीय प्रक्रम की तुलना में ज्यादा ऋणात्मक होता है, और इसीलिए देखो समतापीय प्रक्रम में हमने ऐसा बनाया था तो इसमें ढाल थोड़ा ज्यादा बना दिया। अब सोचो ये 2 फिसल पट्टी है, एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ है, तो कौन तेजी से फिसलेगा, हम कहेंगे भाई जिसकी जो ढलान है वो ज्यादा खड़ी होगी वो ज्यादा तेजी से फिसलेगा, तो इसकी ढलान ज्यादा खड़ी है, इसका मतलब ये दूसरा वाला जो रुदोष्म प्रक्रम के लिए हमने बनाया है ये, इसमें ढलान ज्यादा रहेगी। अब जो रुदोष्म प्रक्रम है उसकी हम बात करें तो किसी भी गैसीय निकाय में गैस का जो मुक्त प्रसार होता है वो रुदोष्म प्रक्रम का उदाहरण है, और मुक्त प्रसार में जो है वो कार्य नहीं होता है। मुक्त प्रसार में कार्य क्यों नहीं होता है, मुक्त प्रसार का मतलब है कि एक बर्तन में आपने गैस भरी हुई है, ठीक है, एक बर्तन में आपने गैस भरी हुई है, या मान लीजिए कि हवा जो थी वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर जो गैस है वो तेजी से पूरे वायुमंडल में फैल रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले इसने कितना स्थान घेरा हुआ था, तो पहले इसने इतना स्थान नहीं घेरा हुआ था, इसके कुछ अणु पहले भी यहां थे, लेकिन अब यहां से यहां अणुओं की संख्या बढ़ गई, यानी मुक्त प्रसार में हम उस प्रसार को कहते हैं जिसमें कोई भी गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होती है। जैसे यहां गैस की मात्रा ज्यादा थी, यहां गैस की मात्रा कम थी, लेकिन थी तो सही, स्थान तो इसने पूरा ही घेरा हुआ था। अब यहां से गैस यहां चली गई, यहां से गैस यहां चली गई, तो यहां मात्रा बढ़ गई, लेकिन स्थान तो अभी भी उतना ही घेरा हुआ है। मात्रा बढ़ जाने से स्थान का मान कम नहीं हो जाएगा। गैस की मात्रा, अगर एक सिलेंडर में 2 किलो गैस भरी हुई है, अगर उसी में 15 किलो गैस भरी हुई हो, तो उदाहरण ले रहे हैं जैसे सिलेंडर है 14.2 किलोग्राम गैस भरी हुई आती है एलपीजी गैस, जब इसमें से आधी गैस खाली हो जाएगी तो इसका मतलब ये तो नहीं रहेगा भाई आधे भाग में गैस है ही नहीं और आधे भाग में ही गैस है, वो जो आधी गैस है वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। तो मुक्त प्रसार जो होता है उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, और मुक्त प्रसार में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए डीवी का जो मान होता है वो 0 आ जाता है। इसलिए डी डब्ल्यू जो हम लिखते हैं P इंटू डीवी, उसका मान भी 0 आएगा, तो किए गए कार्य का मान हमेशा 0 आता है। दूसरी बात है कि मुक्त प्रसार जो होता है उसमें ताप में भी परिवर्तन नहीं होता, और ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कार्य का मान भी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 है। अब अगर हम ऊष्मागतिकी का पहला नियम काम में लें तो ऊष्मागतिकी का पहला जो नियम है वो मुक्त प्रसार में मैं बाई मिस्टेक ये बोल गया कि डीवी का मान 0 होता है। मुक्त प्रसार में दाब जो होता है वो 0 होता है, मुक्त प्रसार में दाब का मान 0 है। मुक्त प्रसार का मतलब ही यही है कि बिना दाब के प्रसारित हो, हालांकि बिना दाब के प्रसारित होना जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन मुक्त प्रसार का मतलब निर्वात में मुक्त प्रसारित होना है। और दूसरा, डीवी का मान 0 होता है तो भी कार्य का मान 0 हो सकता है। तो अगर मैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से काम में लूं तो डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो डी डब्ल्यू का मान आ गया 0, डी यू का मान आ गया 0, तो डी क्यू का मान कितना होगा, ये भी 0 होगा,
यानी हम ये कहेंगे मुक्त प्रसार में जो गैस के द्वारा उष्म गैसीय निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण उसका मान शून्य होता है। गैसीय निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। यानी मुक्त प्रसार जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है। अगर मान लो परीक्षा में आता है रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण लिखिए तो आप लिखेंगे मुक्त प्रसार। अब कल बच्चों इसमें हम